हाय गाइस, मेरा नाम है प्राचिता एंड वेलकम बैक टू vidyarthi.in एंड व्हाट्सअप गाइस। आई होप सब बढ़िया हो, एकदम ठीक हो। एंड हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 5 आपकी ज्योग्राफी की बुक से, विच वाज मिनरल्स एंड रिसोर्सेज। सो गाइस, जितने भी टॉपिक कराए ना, आराम से बढ़िया डिटेल एक्सप्लेनेशन में आप जाके देख लेना। और आज का जो टॉपिक होने वाला है गाइस, वो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो बहुत ही आसान साधारण सा टॉपिक है भाई। सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब है गाइस कि वो एनर्जी जिसमें पैसा ज्यादा नहीं लगता है, ठीक है, जिसमें बेसिकली हमें प्रकृति से पूरी तरीके से मिलता है, ठीक है, सारा नेचर से, इन्वायरमेंट से हमें मिल रहा है, ठीक है। और भी क्या बोल सकते हैं, जिसे बनने में 50 से 200 मिलियन ईयर्स नहीं लग जा रहे हैं, ठीक है। इसको आप दूसरे नाम के साथ भी पुकार सकते हो, जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि ये बनता चला जाता है, इसमें कोई लिमिटेडनेस नहीं है, कोई कटौती नहीं आती है और कोई डर नहीं है फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। बेसिकली ये बनता चला जाता है। और इनके कुछ एग्जांपल्स भी दे देती हूँ मैं, जैसे धूप, किरणें कभी खत्म होगी नहीं, सूरज कभी खत्म हो सकता है नहीं, जैसे हवा, विंड, ये भी कभी खत्म नहीं हो सकता। समुद्र में आने वाली तूफानी लहरें, इनको भी कोई रोक नहीं सकता और इनको भी कोई खत्म नहीं कर सकता है। और इन्हीं से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है और बहुत सारे इस्तेमाल भी होते हैं। सो इसलिए इसको बोला जाता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो बनता चला जाए, रिन्यू होता चला जाए, ठीक है। सर इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके कुछ अलग अलग एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्जांपल्स है, ठीक है। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। अब सबसे पहले जो नाम आता है वो है न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी का। इसका क्या मतलब होता है गाइस? बेसिकली ये न्यूक्लियर बॉम्ब और एटॉमिक बॉम्ब की बात नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, एक दो तरीके के ना केमिकल एलिमेंट होते हैं, उनको नाम दिया गया है यूरेनियम और थोरियम, ठीक है। किस दो एलिमेंट के नाम की बात हो रही है गाइस? यूरेनियम और थोरियम का। यूरेनियम का सिंबल यू होता है और आई गेस इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है। मैं साइंस में इतनी बढ़िया नहीं हूँ। और थोरियम का गाइस TH होता है एंड इसका एटॉमिक नंबर 90 होता है गैस। सो यूरेनियम और थोरियम गाइस ये केमिकल एलिमेंट होते हैं। ये हमें पता चल गया, इतना काफी ठीक है, इतना ओके। सो ये ना क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है गाइस, फ्यूजन और फिजन, ठीक है। क्या होता है गाइस? फ्यूजन और फिजन। सो फिजन की बात करी जाए तो गाइस इस केमिकल एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं। इन एटम्स को स्प्लिट करा जाता है, ठीक है। स्प्लिट करना यानी कि फिजन हो गया, और स्प्लिट करने के बाद इसको वापस से फ्यूज कर देना यानी मिला लेना, कॉल्ड फ्यूजन, ठीक है। सो फिजन और फ्यूजन नाम के इन दो पर्टिकुलर प्रोसेस से इन केमिकल एलिमेंट्स से एटम्स को अलग करा जाता है और इसमें हीट प्रोड्यूस होती है और हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है। सो कुछ इसी तरीके से न्यूक्लियर और या फिर एटॉमिक एनर्जी भी बोल सकते हो गाइस। न्यूक्लियर एनर्जी का दूसरा नाम है एटॉमिक एनर्जी। आपको जो मन करे आप बोल सकते हो, एटॉमिक भी न्यूक्लियर भी। सो न्यूक्लियर एनर्जी कुछ इसी तरीके से बनती है, दो पर्टिकुलर एलिमेंट्स को लेके, विच इज थोरियम एंड यूरेनियम, ठीक है। यार एक मैंने शायद छोटी क्लास में बोल दिया था यूरेनियम, आयरन मैन का सूट यूरेनियम से बना है, तो एक बच्चा ऑफेंड हो गया था, नहीं मैम यूरेनियम से नहीं, वाइब्रेनियम से बना है, आई गेस। सो सॉरी फॉर दैट यार, आयरन मैन की बहुत बड़ी फैन हूं मैं, लेकिन इसमें गलती कर दी थी, ठीक है। सो अब यार ये यूरेनियम और थोरियम मिलता कहाँ पे है? बेसिकली इंडिया के झारखंड में मिलता है, अरावली के पास, ठीक है। झारखंड में कहाँ पे? ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है गैस यूरेनियम। यार तो मस्त लग रहा है, सीरियसली मस्त लग रहा है, होता है ना एकदम रेडियो एक्टिव टाइप लग रहा है। यूरेनियम एंड देन इट इज थोरियम। इसको स्प्लिट करा जाता है एटम्स को, फिर अगेन फ्यूज कर दिया जाता है फ्यूजन द्वारा। इसी तरीके से भाई इसमें से हीट निकलती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। सो गाइज ये अरावली रेंज ऑफ राजस्थान में आपको मिल जाएगा एंड दूसरी जगह क्या बताई? झारखंड और राजस्थान में आपको यूरेनियम मिलेगा एंड थोरियम मिलेगा। एंड जो थोरियम की बात हो रही है वो केरला में बहुत ज्यादा रिच मात्रा में है, ठीक है। सो केरला के मोनोजाइट सैंड्स में ये थोरियम की मात्रा बहुत ज्यादा है, ओके। अब हम बात करते हैं गाइस सोलर एनर्जी की। अच्छा, दिमाग में थोड़ा बहुत आ रहा होगा गाइस कि यूरेनियम और थोरियम से बनी हुई है न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल क्या क्या होता है।
सो बेसिकली इसका इस्तेमाल देखा जाए तो एरोस्पेस के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है, स्पेस वगैरह के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल होता है, मैंने यार पढ़ा था, ठीक है, इसके इस्तेमाल बहुत सारे होते हैं वैसे, अरे याद है यार, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और हाँ मेडिकल डायग्नोसिस में भी इस्तेमाल होता है। इसमें से एक कुछ ऐसा निकाला जाता है ना, न्यूक्लियर एनर्जी में से कुछ ऐसा पर्टिकुलर एटम निकलता है जिसके अंदर से ना कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, उसका नाम नहीं याद आ रहा, बड़ा ट्रिकी सा नाम था। सो हाँ, आप यूजेस याद रखिए, एरोस्पेस, बेसिकली एरोस्पेस में यूज होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स में, कैंसर में एंड एग्रीकल्चर में, 3 यूज बता दिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की। बेसिकली इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है गाइस, ट्रॉपिकल यानी कि इक्वेटर के काफी पास पड़ती है, ठीक है, एंड यू नो गाइस, इक्वेटर के पास पड़ने वाली जितनी भी कंट्रीज है सबको बहुत ज्यादा मात्रा में धूप का सामना करना पड़ता है, किरणों का सामना करना पड़ता है, वेरी वेरी फुल ऑफ सनलाइट, है ना। सो इंडिया इज वन ऑफ देम ट्रॉपिकल कंट्री एंड देयरफॉर इसके पास एनॉर्मस पॉसिबिलिटी है सनलाइट की एनर्जी को टैप करने के लिए, ठीक है। सो सोलर एनर्जी किस तरीके से बनती है, सबसे पहले देखते हैं। फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी से आप सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। घबराने का नहीं, फोटोवोल्टाइक वर्ड से घबराने का नहीं, क्योंकि फोटोवोल्टाइक को इजीली आप ऐसे कह सकते हो, पीवी टेक्नोलॉजी भी कहा जा सकता है इसको, पीवी टेक्नोलॉजी, फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी कुछ और नहीं, सोलर पैनल्स को ही बोल रहे हैं, ठीक है। सो सोलर पैनल के जरिए आप सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं एंड ये सोलर पैनल्स आई गेस बहुत ज्यादा पॉपुलर है, फेमस हो गए हैं, आई गेस हर जगह मैं देखती हूँ। बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो मुझे दिखते ही हैं, साथ साथ मैं जब मेट्रो से जाती हूँ तो आनंद विहार में चेंज करना पड़ता है ना, सो ब्लू लाइन में ना वहां दिखता है मुझे छत पे बहुत सारे सोलर पैनल लगे हैं, तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल हो ही रही होगी, या तो नीचे वर्क स्टेशन में इस्तेमाल हो रही होगी या इधर इन मेट्रो के अंदर, ठीक है। सो गाइज ये फास्टली पॉपुलर होते जा रहे हैं रूरल और रिमोट एरियाज में। अब गाइज यहाँ पे अर्बन या शहरी एरिया का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि हर जगह तो मकान ही बनते चले जा रहे हैं, वहां तो जगह ही नहीं है एकदम, सबकी छतों पर भी टंकियां लगी पड़ी हैं या कुछ ना कुछ लगा पड़ा है। सो बेसिकली रूरल यानी कि गांव जैसे एरियाज में बहुत ज्यादा खेत खलियान और बहुत ज्यादा खाली खाली जगह होती हैं, सो वहां पे सोलर पैनल्स का लगना बड़ा आसान रहता है, बहुत ज्यादा मात्रा में खाली जगह रहती है ना उपलब्ध, ठीक है। एंड गाइस इससे क्या हो रहा है, इससे हम मिनिमल डिपेंडेंसी पे जा रहे हैं फायरवुड और केक डंग्स पे। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे गाइस, जो गांव के लोग होते हैं ना उनको लकड़ियां जलानी पड़ती है अपने खाने को बनाने के लिए और गोबर के उपले जलाने पड़ते हैं, है ना। लेकिन खाना बनाने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अगर लगा दिया जाए, तो सोलर पैनल के इलेक्ट्रिसिटी के जरिए वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे भी खाना बन सकता है, फॉर एग्जांपल इंडक्शन, है ना। सो गाइज इसके जरिए हम मिनिमल यूज कर सकते हैं फायरवुड का और केक डंग का, इसको कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, उससे बहुत सारा खाना वगैरह बन सकता है। सोलर कुकर भी आता है गैस, ठीक है। सो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन भी हो रही है गाइस, इन्वायरमेंट का बचाव हो रहा है, इन्वायरमेंट के अंदर जो भी सनलाइट है, हवा है, पानी है, इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो, यही तो हम चाहते हैं यार, ठीक है, ना कि उन चीजों का इस्तेमाल हो जिसको 55 से 200 मिलियन लग जाते हैं बनने में। Isn't that so like मतलब शुक है, एकदम शुक हो जाती हूँ मैंने सुन के, क्या मैं इतनी ज्यादा पुरानी बनी हुई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कितना वैल्यूएबल होना चाहिए, ठीक है। अब हम और बात कर लेते गए सप्लाई ऑफ मैन्योर इन एग्रीकल्चर। बेसिकली खाद वाद बनाने के लिए बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में सोलर एनर्जी का बहुत इस्तेमाल होता है। सोलर एनर्जी का कुकिंग में, इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत इस्तेमाल होता है, और सोलर एनर्जी से क्या नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी चलते हैं, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं विंड एनर्जी की। बेसिकली विंड एनर्जी की बात करी जाए तो इंडिया बहुत अच्छा है, पोटेंशियल है विंड एनर्जी के अंदर, हर जगह हवा ही हवा चलती रहती है, ठीक है। सो विंड एनर्जी की बात करी जाए तो इसके यूजेस मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ। विंड एनर्जी से बहुत सारा आटा, गेहूं और बहुत सारे अलग अलग ग्रेन्स जो पीस के हम लोग खाते हैं ना, वो चीजें पीस सकती हैं, यानी कि मिल ग्राइंडिंग में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरी बात क्या है गाइस, दूसरी बात विंड एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, वाटर पंपिंग में इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ जब भी बड़ी बड़ी नौकाएं या शिप्स निकलती है ना पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, सो सेलिंग करने में, मतलब हर वक्त तो इंजन ऑन नहीं रख सकते ना यार, थोड़ा सा हवा से भी
नौका को धक्का मिलेगा। सो सेलिंग करने में भी इस्तेमाल होता है ये विंड की एनर्जी। बेसिकली हवा तो यार क्या बताऊं मैं, इतनी ज़्यादा ज़रूरी है मैं बता नहीं सकती। ठीक है, सो हवा की कुछ मैंने आपको यूजेस बता दिए। एंड अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा विंड फार्म क्लस्टर कहाँ पे मिलेगा आपको, यानी कि सबसे ज़्यादा विंड का ताकत आपको कहाँ मिलेगा इंडिया में। सो तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में बेसिकली नागरकोइल टू मदुराई आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, साथ साथ कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप। ये जो जितने भी स्टेट्स के मैंने नाम लिए ज़्यादातर वेस्ट और साउदर्न पार्ट के ही हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, सो लक्षद्वीप, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र और नागरकोइल, मदुराई आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऐसा करके 5-6 स्टेट के नाम याद कर लेना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स है गाइस जहाँ पे विंड की पावर बहुत ज़्यादा होती है, इधर से विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा बनती है, लक्षद्वीप एंड हाँ ये हमारा आ गया लास्ट। यार यहाँ पे कोई स्लाइड तो नहीं छोड़ी? यस छोड़िए गाइस, जैसलमेर को भूल गए। ओके, राजस्थान को कैसे भूल सकते हैं यार, सबसे ज्यादा रेगिस्तान, वहां के सूखे एरिड रेगिस्तान में बड़ी बढ़िया हवाएं का झोंका चलता है। गाइस वहां पे लोग पहनते भी कॉटन के क्लोथ्स और खुद को बहुत अच्छी तरीके से ढक के रखते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में हवा का झोंका चलता है और इतनी सारी मिट्टी या बालू उड़ के उनके कपड़ों के अंदर घुस जाती है। सो या बेसिकली सैंड ड्यून्स को बनाने में भी हवा का बहुत बड़ा हाथ है और हवा का हाथ तो आप जानते हो और मिनरल्स को बनाने में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइट मिनरल्स, बेसिकली पत्थरों को तोड़ना, उसको कहीं पे जाके इकट्ठा करना, प्लेटूज, बहुत सारी चीजें हैं जो विंड की मदद से बनती हैं एक जगह पे इकट्ठा करने के बाद। सो जैसलमेर राजस्थान के अंदर भी विंड का बहुत अच्छा प्रकोप रहता है। ठीक है, अब हम बात करें बायोगैस की। सो गाइस बायोगैस का बहुत ही इजी पीजी, ये आई गेस सबसे ज्यादा चीपर, सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली और सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कचड़े का। यस, कचड़े की बात हो रही है यार, हमारे यहाँ पे कचड़े की कोई कमी नहीं है। ठीक है, इंडिया इज इन माई हार्ट गाइस, लेकिन आपको ये चीज ट्रूली और ब्रूटली ऑनेस्टली बात को यार मानना पड़ेगा कि इंडिया में कूड़ा करकट फैलाने वाले लोगों की कमी नहीं है। हमारे घर में एक दिन में कूड़ा पूरा भर जाता है, ठीक है, और फिर वो फेंका जाता है। तो ये आई गेस सबसे बढ़िया तरीका होगा कि कूड़ा और करकट इसमें इस्तेमाल करके इससे एनर्जी बन रही है और इससे कितने सारे यूजेस हो रहे हैं। ठीक है, कूड़ा करकट किसी को नहीं पता पसंद गाइस, ऑब्वियस सी बात है, सब नाक अपनी मुचक लेते हैं, सब लोग ऐसे हैंकी रख लेते हैं। बट या अगर उसको कोई इंसान इस्तेमाल कर रहा है कि मुझे कूड़ा दे दो, मुझे बिजली बनानी है, तो कितनी बढ़िया बात है। सो गाइज ये कूड़ा करकट इस्तेमाल करने वाले बायोगैस की बात करने वाले हैं, जिसको बेसिकली ये बायोमास एनर्जी भी बोला जाता है। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं गाइस रूरल और विलेज एरिया के अंदर। इसके अंदर क्या करा जाता है, सारे कूड़ा करकट जो इंसान द्वारा फैलाया जा रहा है, इंसान का वेस्ट, जानवर का वेस्ट, प्लांट का वेस्ट हो गया, मरे हुए प्लांट्स हो गए, केक डंग, काउ डंग जो भी हम कहते हैं, गोबर के उपले, इंसान की पॉटी, सब कुछ इसमें डाल दिया जाता है यार, और फिर डाल के डिकम्पोज यानी कि सड़ा दिया जाता है गंदी तरीके से। और जैसे आप जानते हो इन सारी चीज़ों से खाद भी बनती है, मैन्योर भी बनता है, जो एग्रीकल्चर में बहुत इस्तेमाल होता है। सो इतने बढ़िया तरीके से यार, एक तो मैन्योर बन जा रहा है, वो भी इतने इम्प्रूव्ड वे में। सबसे पहला इस्तेमाल आपको बता दिया मैंने। दूसरा, ये एक लिक्विड, एक फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल होता है गाइस, ठीक है, जिसको बायोगैस बोला जाता है। इससे गाड़ियां भी चलती हैं, साथ साथ ये एक फ्यूल की तरह भी काम आता है। ठीक है, सो बायोगैस की बात हो ही रही है, तो यार जैसे मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बनता है ये, यहाँ पे इसी के बारे में लिखा हुआ है। और रूरल म्यूनिसिपैलिटी एरियाज में ही इस तरीके के आपको बायोगैस प्लांट्स मिलेंगे, शहरी एरिया में बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, इसको नॉर्मल रूरल इंडिया के अंदर गोबर गैस प्लांट भी बोला जाता है। ठीक है, सो बायोगैस के यार और भी बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, बेसिकली तो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो गया, दूसरा एज अ फ्यूल, एज अ लिक्विड इस्तेमाल हो गया, तीसरा हीटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो दीज आर द यूजेस। सो बायोगैस ट्विन बेनिफिट प्रोवाइड करता है गाइस फार्मर्स को। ट्विन बेनिफिट क्या हो गया, सबसे पहला तो आपको बना बनाया मैन्योर मिल रहा है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंप्रूव्ड क्वालिटी का मैन्योर मिल रहा है। दूसरा क्या बहुत बड़ा यूज है पता है आपको, हमारा लैंड जो भर जाता है ना कूड़ा करकट से, वो लैंड कूड़ा करकट से बचने से बचा रहा है ये बायोगैस।
ठीक है। हमें लैंडफिल्स यानी कि बहुत बड़े बड़े लैंड को छोड़ना पड़ता है कूड़ा करकट जमा करने के लिए। इनफैक्ट मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ से लाइक गाजीपुर मंडी पूरा पड़ता है, अगेन उसके साइड में पूरा कचड़ा पट्टी पड़ता है, इतना लैंड उसके अंडर है ना, मैं बता नहीं सकती। सो ये लैंड को गैस करने से बचा रहा है, लैंडफिल को रिड्यूस कर रहा है, बेसिकली कूड़ा करकट होने से बचा रहा है। कितनी बढ़िया बात है, ठीक है। हम लोग वेस्ट सोचते हैं, वेस्ट का क्या करें, कि किस तरीके से इस्तेमाल होगा। सोचिए इतना बढ़िया तरीके से मैन्योर बना दे रहा है, लिक्विड बन जा रहा है, क्या क्या और क्या बेनिफिट देगा यार। 10-12 बेनिफिट है इसकी, जाके देखना गूगल पे। फिर बात करते हैं टाइडल एनर्जी की, समुद्र के बीच में आ रही लहरें और बड़े बड़े तूफानी स्टॉर्म्स की, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ठीक है। कैसे बनती है यार, अभी मेरा थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन देख लो हाथ का, ठीक है। सबसे पहली बात तो यार ये समझ लो समुद्र है, समुद्र के अंदर बहुत सारी लहरें आती हैं, लहरें बहुत ज़्यादा पावरफुल और आक्रामक होती हैं, आप जानते ही हैं। सो यहाँ पे क्या है ना कि इस तरीके से ना ऐसा पावर स्टेशन, मतलब ऐसे प्लांट बना रखा है टाइडल एनर्जी का। सो समझ लीजिए यहाँ से लहरें आ रही हैं, दोनों तरफ ना गेट होते हैं, ठीक है, दोनों तरफ ऐसे खुलने वाले गेट होते हैं। जैसे ही एक बहुत लंबी आक्रामक लहर आई, बहुत सारी करंट और बहुत सारी एनर्जी के साथ फास्ट पेस में ऐसे लहर आई, गेट खुला, वो लहर अंदर आ गई, गेट बंद हो गया, और यहाँ से तो गेट बंद ही रहता है। फिर उस टाइडल प्लांट ने उस लहर से सारा एनर्जी सोख लिया, और फिर उस मतलब इतनी ज्यादा आक्रामक होकर आई थी वो लहर, फिर वो शांत हो गई क्योंकि उससे हमने सारी एनर्जी ले ली है। उसके बाद ये वाला गेट खुल जाता है और वो लहर को छोड़ दिया जाता है। इस तरीके से टाइड्स का यानी कि लहरों का इस्तेमाल होता है टू मेक द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो 2 गेट होते हैं, इनको इनलेट गेट बोला जाता है, एक खुलता है फिर दूसरा बंद होता है, खुलता है, ऐसे होता रहता है। सो इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं गाइस, सबसे पहली बात तो ये है कि ओशनिक टाइड्स बहुत ही ज्यादा आक्रामक होती हैं, ये बहुत सारा डैमेज कर सकती हैं कोस्ट लाइन को या पोर्ट्स को, या फिर जो भी दीवार वगैरह बनी हुई है, जो भी घर वगैरह वहां बने हुए हैं, क्योंकि समुद्र के आसपास भी बहुत सारे सड़क वगैरह घर वगैरह होते हैं। एक तो उनको डैमेज करने से बचा रहा है क्योंकि ये टाइडल प्लांट उस आक्रामक टाइड्स को धीमा करके छोड़ दे रहा है, उसमें से सारी एनर्जी निकाल के, है ना। पहला यूज तो ये होगा कि कोस्ट लाइन और कोस्ट और पोर्ट्स को डैमेज होने से बचा रहा है। दूसरा क्या है गाइस, दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। तीसरा जैसे कि विंड एनर्जी से सारे के सारे गेहूं पिसते हैं ना, इससे भी पिस जाते हैं, ठीक है। सो ये 3 बेनिफिट्स यूजेस बता दिए मैंने आपको। अब बात करी जाए टाइड्स यानी कि लहरें सबसे बढ़िया कहाँ कहाँ पे आती हैं। सो गल्फ ऑफ खंबत का सबसे पहले नाम आएगा, जो मुंबई में पड़ता है, इसको गल्फ ऑफ कॉम्बे भी बोला जाता है। गल्फ क्या होता है बेसिकली गाइस, गल्फ वो एरिया है जैसे कि ये समुद्र है, समुद्र की पूरे साइड से लैंड ढकी हुई है, उसको गल्फ बोला जाता है, सराउंडेड बाय द लैंड, ए सी विच इज सराउंडेड बाय द लैंड, उसको गल्फ बोल दिया जाता है। सो गल्फ ऑफ कॉम्बे के अंदर बहुत सारे तो नहीं आई गेस, कुछ टाइडल स्टेशंस बना रखे हैं, पावर प्लांट्स, ठीक है। एंड गुजरात के कच्छ के अंदर भी आपको पावर प्लांट मिलेगा, टाइडल पावर प्लांट, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट एंड गैंजेटिक डेल्टा इन सुंदरवन रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। सो गाइस जो गैंजेटिक डेल्टा है यानी कि गंगा नदी की बात हो रही है, उसमें पहले से बहुत करंट रहता है, कि सीरियसली बहुत सी डेथ्स भी हुई हैं, बहुत सारे लोग बह के चले जाते हैं इसमें। आई गेस क्या कहते हैं, सर्फिंग, बहुत सारी चीजें करते हैं ना। सो यार ऑब्वियसली बात है, गैंजेटिक डेल्टा में तो बहुत ज्यादा ही करंट रहता है। इधर भी टाइड्स बहुत अच्छी आती है, सुंदरबन में भी काफी बढ़िया टाइड्स आती है वेस्ट बंगाल की साइड में, ठीक है। सो ये काफी आइडियल है गाइस फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइडल एनर्जी। कुछ इस तरीके से ऐसे आपको मिलेंगे यार प्लांट, अगर गोता मारोगे तो इस तरीके से यार प्लांट्स होते हैं, एंड इसी से क्या बनाया जाता है, टाइडल एनर्जी, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं गाइस जियोथर्मल एनर्जी की। अगेन अ वेरी गुड थिंगी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है यार, सबसे पहले वर्बली समझा देती हूँ। आप अर्थ के जितना भी अंदर जाएंगे उतना ही गर्मी महसूस होगी आपको, ठीक है। मेंटल है, कोर है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। सो ऐसे भी बहुत से एरियाज है गाइस जहाँ पे ये अर्थ का गर्माहट ऊपर आता है। कैसे आता है, आप जैसे जानते हो अंडरग्राउंड पानी तो रहता ही है हर जगह। सो अंडरग्राउंड पानी को ना गर्म कर देता है ये गर्माहट, मैंने बोला पहले ही हर जगह ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कहीं कहीं पर ही। सो अंडरग्राउंड पानी को गर्माहट कर दिया भाई अर्थ की गर्मी ने, ठीक है। जियोथर्मल अर्थ की गर्मी ने गर्माहट कर दिया भाई पानी के अंदर,
पानी उफान मारने लग जाता है, बुलबुलाने लग जाता है, और ये बुलबुलाने वाले पानी से क्या बनती है? स्टीम बनती है। ठीक है, सो जियोथर्मल एनर्जी के तो बहुत सारे बेनिफिट्स है गाइस। सबसे पहली बात, ऐसे बहुत से देश होते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है 12-12 महीने, और यहाँ पे इस जियोथर्मल एनर्जी के चलते बड़े बड़े गरम गरम स्विमिंग पूल्स बनाए जा सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स बनाए जा सकते हैं। जो भी चीज़ जहाँ पे हीटिंग चाहिए, ये जियोथर्मल एनर्जी को वहाँ इस्तेमाल करा जाता है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल यूज में, इंडस्ट्रीज में हीटिंग चाहिए होती है, वहाँ बिल्डिंग को हीट करने के लिए, सॉइल को गर्म करने के लिए। हमने एग्रीकल्चर पढ़ा था ना यार, एग्रीकल्चर के अंदर ऐसे बहुत से क्रॉप्स होते हैं जिनको गर्माहट चाहिए होती है, वार्मनेस चाहिए होती है। सो ये जियोथर्मल एनर्जी से सॉइल को वार्मनेस मिलेगी, है ना। आप सोचते नहीं हो कभी यार कि यार इस बार तो गर्मी अच्छी नहीं पड़ी, क्या ये क्रॉप्स हमको खाने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? जियोथर्मल एनर्जी है ना, वो गर्म कर देगा सॉइल को। ठीक है, सो और भी है गाइस, जैसे कि जहां भी गर्माहट चाहिए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल यूज, हॉट स्प्रिंग्स, स्विमिंग पूल, एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर क्या होता है? बेसिकली बहुत सी मछलियों को गर्माहट चाहिए होती है गाइस, वार्म वाटर चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल जैसे यार मैंने पहले मछलियां पाली थी ना, तो मेरे पापा गर्म पानी थोड़ा सा वार्म वाटर करके मछलियों को देते थे, मतलब डाल देते थे उसमें। सो ठंडियों में उनको भी वार्म वाटर चाहिए होता है, एंड जियोथर्मल इज वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, ये इतना हॉट होता है कि इससे स्टीम निकलने लग जाती है। ओके, सो स्टीम से एज यू नो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बन सकती है। ओके, सो 2 एक्सपेरिमेंट्स करे गए थे इंडिया के अंदर। तो 2 एक्सपेरिमेंट में निकला था गाइस 2 ऐसी जगह जहां पे ये जियोथर्मल एनर्जी, मतलब हॉट वाटर स्टीम ज्यादा दिखा था। सो पार्वती वैली की बात हो रही है जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, नियर मणिकर्ण, एंड पूगा वैली की बात हो रही है, लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, पूगा वैली इन लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश का, कहाँ का? पूगा वैली हो गया, और एक क्या था? पार्वती वैली। ठीक है, नियर मणिकर्ण। तो ये हमारा यार लास्ट टॉपिक होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स। अभी तक हमने ये जो एनर्जी रिसोर्स पढ़े ना, नॉन कंजर्वेशन, कंजर्वेशनल, ये किस तरीके से हम इसे बचा सकते हैं, किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे दूसरी वीडियो के अंदर। चिल्ड्रन आप अपना ध्यान रखिए, एंड इसके अंदर मैंने सारा का सारा कवर करवा दिया है, ऑल काइंड ऑफ नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, सो नो सिंगल वर्ड इज मिसिंग। ओके, कोई भी मिस नहीं करा है, सब डिटेल वर्ड, तो डिटेल है यार। ठीक है, समझ जाओ यार, आप लोग तो हो ही स्मार्ट। ठीक है, सो जय हिंद एवरीवन, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, तो टेक केयर एंड बाय।